दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्लास 6 का पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि भोजन के बारे में कि वो कहाँ कहाँ से आते हैं, आज हम लोग भोजन के घटकों के बारे में जानेंगे। आइए कक्षा को आरंभ करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्रों में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता हो सकता है तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त हम भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता ही है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल, मांस या कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल है। हो सकते हैं इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2 में दिए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में, मतलब जो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्रियाकलाप 2 में द्वारा जो सारणी दर्शाई गई थी व्यंजन को छाटिए, उसमें कह रहा है इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा उसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि को पूरा कीजिए। यानी इस चैप्टर में कहना चाह रहा है कि हम लोग बहुत तरीके से थालियाँ बना सकते हैं भोजन की, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा भोजन होगा जो हम लोग आहार से, अन्न से बना हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर की विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? आइए जानते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है जो हमें पादपों यानी पौधों या जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। यानी जो हम लोग जंतु या पादप से पाई जाने वाली कच्ची सामग्री से भोजन बनाते हैं, उन कच्ची सामग्रियों में जो घटक पाए जाते हैं उन्हीं को भोजन कहा जाता है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। यानी हमारे भोजन में मुख्य पोषक जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। यानी पोषक क्या है? पोषक जो हम लोगों ने कच्ची सामग्री पाई है उसमें जो घटक पाए जाते हैं, कच्ची सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को ही हम पोषक कहते हैं जिनकी हमें शरीर में आवश्यकता होती है। फिर आइए हम लोग आगे देखते हैं, आगे जानते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। जल यानी हमारे शरीर में जल की भी मात्रा होती है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थ में सभी पोषक उपलब्ध हैं? कुछ साधारण विधियों में हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। यानी जब हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस कच्ची सामग्रियों में किस सामग्री में कार्बोहाइड्रेट है, किस सामग्री में प्रोटीन है तथा किस सामग्री में वसा है, उसकी परीक्षण बहुत ही सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके और परीक्षण की सारणी 2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। क्या क्या होती है? कॉपर सल्फेट, आयोडीन तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। आपको कुछ परख नलियां तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। आपका परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए अब जानते हैं, आगे देखिए क्या बता रहे हैं एनसीईआरटी की बुक में कि आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों को जांच करके हम देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, किसमें कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यानी कि हम लोग अभी हम लोग जानकारी लेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे भोजन में पाए जाने वाले होते हैं जो मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। आयोडीन का तंतु विलयन बनाने के लिए जल में आधी भरी बर्फ मिली। यानी ये बता रहे हैं कि हम लोग आयोडीन का जो विलयन है, तनु विलयन, वो कैसे बनेगा। यानी वो बता रहे हैं कि एक
जल में आधी भरी परख नली से कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन का मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट कैसे बनेगा? तो उसमें 10 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घुलने से बन जाता है और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घुलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। हाँ है, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं मंड का परीक्षण कैसे किया जाता है। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। मतलब जो हम लोग खाद्य पदार्थ लेंगे, उन जो कच्ची सामग्री लेंगे वो अल्प मात्रा में लेंगे, मतलब थोड़ी मात्रा में लेंगे। इनमें तंतु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें मिलाइए। क्या मिलाना है? तनु आयोडीन का विलयन, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे बनाया था। तनु विलयन कैसे बनेगा कि जल में आधी भरी प्रणाली का बूंद टिंचर आयोडीन का मिलाना है। तो उसी विलयन, तनु विलयन को, आयोडीन को 2-3 बूंद उसमें डालना है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, यानी उस खाद्य पदार्थ में रंग का परिवर्तन होगा, या वो नीला होगा या वो काला हो गया। या नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है, यानी अगर वह नीला और काला हुआ तो इसका मतलब है कि उस खाद्य पदार्थ में मंड की उपस्थिति है। अब आइए आगे चलते हैं। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को, मतलब इन्होंने कहा कि अब आप और किसी भी खाद्य पदार्थ को लेकर उसमें भी आप या खोज सकते हैं कि किसमें मंड है, किसमें मंड नहीं है। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो उसे उसका पहला पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। यानी प्रोटीन को एकदम चूरे में बनाना है, एकदम तोड़ के उसको पेस्ट बना लेना है और खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 1 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली को 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के परख नली को रख दीजिए और परख नली के पदार्थ बैगनी रंग का हो गया। यानी जैसे मंड में बताया जाता है, मंड कैसे दर्शाता है कि उसमें मंड उपस्थित है कि नहीं खाद्य पदार्थ में, तो उसमें काला और नीला था। लेकिन अगर प्रोटीन की उपस्थिति बताना है तो उसमें आपका खाद्य पदार्थ का रंग बैगनी रंग हो जाएगा। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति बताता है। क्या बताता है? बैगनी रंग जो है वो खाद्य पदार्थ में बैगनी रंग जो होता है वो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति बताता है। ठीक है। अब आइए आगे जानते हैं वसा की कैसे की जाती है। वसा, अब हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लिया, प्रोटीन के बारे में जान लिया, अब हम लोग वसा के बारे में जानते हैं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कि कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज का तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यानी आप अपने घर में किसी भी चीज को, खाद्य पदार्थ को लीजिए और उसको उसमें रख कर, जैसे आपकी मम्मी ने पकौड़ी बनाई, उस पकौड़ी को आप लीजिए और एक कागज के पन्ने पर रखकर उसको हाथ से दबाइए और प्रेस कीजिए। उसके बाद उसको हटाकर उसमें चेक कीजिए तो उसमें आपको तेल वाली चीज़ें दिखेंगी, वही एक वसा है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आ गया हो तो सूख जाए। इसके बाद यदि कागज का तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाता है? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या खाद्य पदार्थ पर, मतलब ये पूछने जा रहा है कि आपने जिनमें परीक्षण किया, क्या उसमें प्रोटीन, वसा, प्रोटीन तथा मंड उपस्थित था या नहीं था? पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। मतलब ये भी पूछना चाह रहा है क्या एक ही खाद्य पदार्थ में या 2 चीज या 2 से अधिक उपस्थित हो सकते हैं पोषक तत्व, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन में से, तीनों में से ऐसा हो सकता है कि कोई पदार्थ में दोनों चीजें उपलब्ध हो, आ जाते हैं, इसमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो। हमने 3 पोषक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तो थे ही पोषक तत्व, लेकिन कुछ और भी हैं जैसे विटामिन और खनिज लवण हैं, वो भी हमारे खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व के रूप में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, आइए इस बारे में जानें। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, अब उनके बारे में हम जानते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हमें वसा के समान मात्रा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आइए देखते हैं, वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। ये देखिए, जैसे हमें बताया गया है कि ए फिगर बी सब चीज़ें बताई गई हैं। विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं, ये विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। थोड़ा छूट गया था। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को भोजन का ऊर्जा देने वाला स्रोत भी कहा जाता है। ये कभी कभी क्वेश्चन में हमारे पूछा जाता है। अब आइए आगे चलते हैं।
जैसे अब आइए देखिए कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत क्या क्या हैं, यानी मक्का है, तरबूज है, आम है, पपीता है, गन्ना है, आलू है, शकरकंद है, गेहूँ है, चावल है, बाजरा है। ये सभी वो कच्ची खाद्य पदार्थ हैं जिसमें मंड की और शर्करा की उपस्थिति इसमें होती है, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और अब आइए हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत में मूंगफली भी है, ये भी है, मछली, मांस, अंडे। ये मछली, मांस, अंडे ये सभी किसके स्रोत हैं? वसा के कुछ स्रोत, जैसे पादप में, यानी जो हमें पौधों के द्वारा प्राप्त होते हैं वो है मूंगफली, तिल, गिरी, ये सभी हमारे पादप में वसा में पाए जाने वाले स्रोत हैं। और जंतु स्रोत क्या क्या हैं? जैसे मछली, अंडे, मांस, दूध, मक्खन, क्रीम, घी, ये सभी हमारे वसा के स्रोत हैं जो जंतु के द्वारा पाए जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर वृद्धि स्वस्थ रहने के लिए होती है। यानी प्रोटीन क्या है? प्रोटीन से हमारे शरीर में विकास होता है और स्वस्थ शरीर होती है, यानी हम प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अब आइए देखते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहा जाता है? प्रायः शरीर वर्धक भोजन, यानी ये शरीर वर्धक भोजन कहते हैं इसको। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कई एग्जामों में कि विटामिनों के समूह को क्या कहा जाता है। तो विटामिन के समूह को कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब हमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और इन सभी विटामिनों की आवश्यकता होती है, वो चाहे थोड़े मात्रा में ही हो। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी जो है वो हमारे बहुत से रोगों में लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियां और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन जो है वो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी की बुक 2.6 से चित्र 2.9 में दिखाया गया है। यानी ये जो हमें ये फिगर दिखाया गया है सभी विटामिन हैं। जैसे विटामिन बी के स्रोत, विटामिन ए के स्रोत क्या क्या हैं वो सभी आपको दिखाए गए हैं। विटामिन सी के स्रोत, यानी विटामिन सी में वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिसमें थोड़ा खट्टापन हो। आइए आगे देखते हैं। अब जैसे इसमें दिखाया गया है कि हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। यानी हमें विटामिन डी की जो मात्रा है वो कुछ खाद्य पदार्थ से तो मिलता ही है, लेकिन सूर्य की प्रकाश की किरणों से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। आइए आगे चलते हैं। हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। खनिज शरीर में उचित विकास, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत जो दर्शाए गए हैं। ये कुछ खनिज लवण जैसे अंडे, दूध, कैल्शियम के कुछ स्रोत होते हैं ये अंडे और दूध। लौह के, यानी हमारे शरीर को आयरन की भी आवश्यकता होती है, वो हमें पालक से, सेब से, ये सभी चीज़ों से मिल जाता है। और जैसे फास्फोरस के स्रोत जो होते हैं वो दूध हैं, केला है, ये सभी चीज़ें हैं। और जैसे आयोडीन के कुछ स्रोत हैं वो अदरक है, पालक है, मछलियाँ हैं, ये सभी चीज़ें हैं जो खनिज के स्रोत हैं। अब आइए आगे देखें। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। यानी जैसे कि हमने देखा अभी कि ये जो पालक है ये उसमें लौ की भी मात्रा यानी आयरन की भी मात्रा पाई जाती है और पालक में आयोडीन की भी कुछ मात्रा पाई जाती है। यानी ये इसमें ये कह रहा है कि खाद्य पदार्थ में जो पदार्थ हैं उसमें एक से अधिक पोषक होते हैं। अब आइए देखते हैं कि किसी कच्ची सामग्री के एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक होती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। यानी जो चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है और कोई और भी कच्ची सामग्री होगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, लेकिन वो चावल के मुकाबले उसमें कम रहेगी। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यानी चावल में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। यानी इसमें आहारी रेशों तथा जल की, यानी आहार जो है और जल की आवश्यकता होती है। हमारी रेशो रुक्षांश के नाम से भी जानी जाती है। यानी हमारी जो रेशे हैं वो किसके नाम से जानी जाती है? इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। यानी हम लोग भोजन तो कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें पानी की भी और आहारी रेशो यानी रुक्षांश की भी आवश्यकता होती है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप पदार्थों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। यानी रुक्षांश क्या है? रुक्षांश वो है जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है और वो ताकि हमारे जो भोजन हमने किया है वो उसे हमारे
अच्छे से पाचन तंत्र की क्रिया में वो पच सके। उसी में जो आता है वो है जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फली सब्जियाँ, उसमें जो होता है वो सभी रुक्षांश में आते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को निकाल देता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। यानी जो हमारे बॉडी में यानी हमारे शरीर के अंदर जो जल की मात्रा पाई जाती है वो इसलिए उसमें हमारे जो हम लोगों ने खाना खाया उसमें जो पोषक तत्व हमें प्राप्त हुए वो हमारे जल में ही अवशोषित हो जाते हैं यानी मिल जाते हैं। या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को बाहर से निकालने में सहायता करती है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव्य रूप में लेते हैं। यानी हमारे शरीर में जो हमें जल की आवश्यकता होती है वो हम लोग जितनी भी लिक्विड यानी द्रव्य वाली चीज़ें लेते हैं उनसे हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे जल, पानी पीना बहुत अच्छी बात है, सबको पानी पीना चाहिए, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें पानी की प्रयोग किया जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। आइए देखते हैं। एक टमाटर और नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे पीसों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा छीला मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। यानी ये कहना चाह रहा है कि आपके घर में जितनी भी फल सब्जियां जो भी आती हैं आप उसको काटते वक्त उसको ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें कि उसको काटते वक्त आपके हाथ में पानी जैसा कुछ महसूस हो रहा है या हाथ गीले हो रहे हैं। क्या आपको ऐसा करते समय आपको किसी भी ऐसे ताजे फल की सब्जी के बारे में पता लगता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, मतलब जिसमें हाथ सूखे रह गए, जिसमें हाथ गीले हो गए? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ जल होता है, कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। अब संतुलित आहार क्या है आइए जानते हैं। अगला टॉपिक है सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। यानी हम लोगों ने एक दिन में सुबह से शाम तक जो भी खाया है उसे ही हम लोग आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमें हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। यानी हमारे जो हमने खाना खाया उस थाली में वे सभी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे शरीर को आवश्यक हैं। वो आवश्यकता से न ज़्यादा होनी चाहिए न आवश्यकता से कम होनी चाहिए और साथ ही साथ उसमें एक रुक्षांश और जल की भी आवश्यकता होती है। उसी को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर के कार्य पर निर्भर करता है? यानी एक एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए, जाँच कीजिए। यानी ये कहना चाह रहा है कि आप जो 1 हफ्ते में खाते हैं उसके लिए एक चार्ट बनाइए, आपने क्या खाया, क्या पिया उसको लिखिए और उसमें सारे पोषक तत्वों को उपस्थित करिए। दालें, मूँगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियाँ तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। यानी ये सभी चीज़ें हमें पोषक तत्व उपलब्ध करवाती हैं। इसलिए कोई भोजन अल्पव्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित आहार का भोजन करना भी पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। यानी ये नहीं है कि हमने थाली तो बहुत सारी भर ली खाने से लेकिन वो अच्छे से पके ना हों, कच्चे हों, तो वो भी ज़रूरी है कि हम उसे खा तो रहे हैं, अच्छा खाएँ, पका खाएँ। पह पहेली ये जानने के लिए उत्सुक है, यानी ये इसमें जो दिया गया है, पहेली ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अव्यय होते हैं? और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता है? यानी जो जंतु हैं, यानी जो जानवर लोग खाते हैं, क्या उन लोगों के भोजन में ये सभी अव्यय यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज ये सभी चीज़ें संतुलित भोजन में उनको भी ज़रूरी होता है या नहीं होता है? ये पहेली जानना चाहती है। पोषक तत्व नष्ट हो, क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है, यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर हम सब्जी काटने से पहले धुल लें तो अच्छी बात है। काट के धुलने के बाद कहते हैं कि उनमें से कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं जो सेब को छील के खाते हैं लेकिन वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके जो सेब के छिलके हैं वही हमारे रुक्षांश हैं। वो हमारे अंदर खाना पचाने में मदद करते हैं, वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। सब्जियाँ और फलों की त्वचा में बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं। चावल और दालों को बार-बार धोने से उन्हें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग हो सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद तो बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ-साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग हो जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में भोजन विटामिन सी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल सब्जियाँ को सम्मिलित करें? बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें समोसा, पूरी मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वायु से खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? ये मतलब ये पूछना चाह रहा है कि आप सोचते हैं ये सभी चीज़ ठीक थी? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन हमारे शरीर के लिए
बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापा का कारण बनता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग। अभी कितना बचा है? बस खत्म हो गया, ज़्यादा नहीं बचा है। आइए देखते हैं, लास्ट है अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यानी जैसे आप लोग डेली कुछ ना कुछ खा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जैसे आपने पूरे दिन तो खाना खाया लेकिन उसमें विटामिन सी की ही कमी हो गई, मतलब विटामिन सी आपने लिया ही नहीं। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तथा पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता है और वह हमारे शरीर में कमी होती रहती है और किसी न किसी रोग का कारण बन जाती है। उसी को ही हम लोग अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, यानी विकास उसका नहीं होगा, यानी वो लंबा नहीं होगा, उसके बाल नहीं बढ़ेंगे, मतलब उनकी वृद्धियों में चेहरे में सूजन आ जाएगा, बालों का रंग उड़ने लगेगा, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि होगी। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला रह जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाता है कि चलने में भी असमर्थ हो जाता है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इसमें कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। 2.3 में दर्शाए गए हैं, यानी ये। आइए आगे देखते हैं। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यानी हर जगह अलग अलग भोजन भले बनता है, लेकिन जो हमारे पोषक तत्व हैं वो उसका वितरण सामान्य है। यानी एक व्यक्ति को जितना चीज़ चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए वो चीज़ें सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन के आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब आइए देखते हैं कि विटामिन और खनिजों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। विटामिन ई से जो होता है वो विटामिन ए से जो होता है वो क्षीणता दृष्टिहीनता का रोग होता है, यानी आँख की बीमारी। यानी हमें कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई बंद कर देना। ठीक है, विटामिन ए यानी दृष्टिहीनता, यानी हमें कम दिखाई देना। विटामिन B1 यानी बेरी रोग। इसमें क्या होता है? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, यानी हमारी जो मांसपेशियां हैं वो दुर्बल यानी कमजोर होती जाएंगी और हमें काम करने में ऊर्जा में कमी महसूस होगी। विटामिन सी जो है वो स्कर्वी रोग से रिलेटेड है, यानी विटामिन सी जो खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं, विटामिन सी की जो हमें उपलब्धता होगी। स्कर्वी रोग है उसमें मसूड़े में खून आना लक्षण होता है, घाव भरने में अधिक समय लगना। अब विटामिन डी यानी रिकेटस, जिसका रोग का नाम है रिकेटस हो जाना, यानी अस्थियों में मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी कि हमारे कैल्शियम में कमी हो जाना। विटामिन डी कैल्शियम अस्थियां और दंतक्षय, कमजोर अस्थियां, दंतक्षय। आयोडीन की कमी से जो होता है हमारे घेंगा रोग होता है, गाइटर जिसको कहते हैं। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोहा यानी हमारे अगर शरीर में लौह अस्थि की कमी हो जाती है तो उसमें क्या होता है? अरक्तता यानी हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाना, और जिसके कारण हमें बहुत नींद आना, कमजोरी लगना, किसी काम को ना करना, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हो जाता है। अब जैसे कुछ प्रमुख शब्द दिए रहते हैं आपकी किताबों में एनसीईआरटी की, जिसमें होता है पहला टॉपिक है संतुलित आहार, जिसको हमने बता ही दिया कि संतुलित आहार यानी सभी विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से भरी हुई जो थाली होती है, यानी जो भोजन होता है उसी को संतुलित आहार कहते हैं, जितनी हमारे बॉडी की आवश्यकता होती है उसके हिसाब से। बेरी रोग जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। और कार्बोहाइड्रेट यानी जो उसमें मंड की या शर्करा की उपस्थिति होती है, जो हमारे ऊर्जा का स्रोत भी है, उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ऊर्जा यानी हमारे शरीर में जिस भी मतलब हमारे शरीर में काम करने की जो शक्ति है उसी को ऊर्जा कहते हैं। वसा यानी फैट, वसा जो हमारी तैलीय चीज़ों में पाई जाती है, जिससे हमें ऊर्जा तो बहुत अधिक मिलती है, लेकिन ज़्यादा अधिक खाने से हमारे शरीर को नुकसान भी होता है। खनिज बहुत तरीके से बहुत खाद्य पदार्थों में खनिज पाए जाते हैं। पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, ये सभी पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। प्रोटीन यानी हमारे शरीर में प्रोटीन की भी बहुत आवश्यकता होती है। रुक्षांश यानी जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, रुक्षांश और जल। स्कर्वी यानी विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं, जिसमें मसूड़े में खून आता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। मंड यानी जो हमारे कार्बोहाइड्रेट की जांच में जो पता चलता है कि उसमें मंड की उपस्थिति है कि नहीं। मंड यानी हम लोग कहते हैं स्टार्च, उसको अलग भाषा में मंड को स्टार्च कहते हैं, जो आलू में पाया जाता है जैसे, उसको स्टार्च कहते हैं। विटामिन यानी विटामिन हमने देखा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, कई प्रकार के विटामिन होते हैं। अब आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।
सारांश भी आइए देख लेते हैं हम लोग। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। कुछ मुख्य पोषक तत्व, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो इनमें है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता होती है। भोजन तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी जो वसा और भोजन कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान का काम करते हैं, लेकिन वसा का ज़्यादा उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि, यानी जो प्रोटीन और खनिज लवण होते हैं वो हमारे शरीर में वृद्धि का और अनुरक्षण का काम करती हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों को सहायता करती हैं, यानी जो विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी लेने से हमें स्कर्वी रोग नहीं होगा। विटामिन ए लेने से हमें, जैसे आपको विटामिन ए लेने से हमें दृष्टिहीन रोग नहीं होगा। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व और पर्याप्त रूक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे शरीर में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनतम से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। आज आपने भोजन के घटकों के बारे में पढ़ा है। अगला चैप्टर हम कल लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।